नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो मध्य प्रदेश में आज एक इतिहास, एक इबारत लिख दी गई। इतिहास इस मायने में, चुनाव हर बार होते हैं और इतिहास नहीं होते हर बार, लेकिन इस बार का चुनाव बेहद खास है। कभी भी इतनी ज्यादा सीटों के लिए उपचुनाव नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे नेताओं की भूमिका, उस पर सवाल, उनका भविष्य, सब कुछ तय हो जाएगा। अभी 7 बजे तक का जो पोलिंग परसेंटेज है, जो कि बढ़ सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो अंदर लोग आ जाते हैं वो काउंट होते रहते हैं। तो अभी तक जो है वो 68.81 यानी लगभग 70% के आसपास मतदान हुआ। कोरोना काल के बावजूद यदि वोटर निकल रहा है घर से, उन जगहों पर आ रहा है जहां पर बहुत सारे विवाद भी हुए। कई जगह कुछ छुटपुट गोलीबारी की घटनाएं भी आई, ग्वालियर, चंबल और भिंड इलाके में। उसके बावजूद यदि वोटर आ रहा है तो यह बात एक बड़ी है कि वोटर को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। ये चुनाव बेहद खास है क्योंकि 28 विधानसभा सीटों में लगभग 355 उम्मीदवार हैं, जिनमें 12 मंत्री हैं। उनका भविष्य तय कर देगा यह चुनाव। इस चुनाव ने बहुत सारे कीर्तिमान बनाए। जो भाषाई मर्यादा है, जो कि वार्तालाप का सामान्य शिष्टाचार है, उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई। बहुत सारे आरोप लगे, बहुत निचले स्तर पर लगे, दोयम स्तर पर लगे, जो एमपी में अक्सर ऐसे सुनाई नहीं देते थे। यह चुनाव तय करेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ग्राह्यता को भी, कि क्या अभी तक वो बिकाऊ मटेरियल हैं लोगों के बीच, उनकी ग्राह्यता है। यह चुनाव तय करेगा कि कमलनाथ, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भूमिका अब क्या होगी, क्या करेंगे वो उसके बाद, यदि मान लीजिए नतीजे उनके पक्ष में नहीं हुए तो। यह चुनाव तय करेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो एक फैसला लिया, बड़ा फैसला था, यह उनका एक मास्टर स्ट्रोक था या गलती। तो बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी, बल्कि तय हो गई हैं, एक ईवीएम में कैद हो गई हैं। अब उसका जो नतीजा है वो 10 तारीख को आ जाएगा और तय हो जाएगा कि यहां का जो वोटर है वो दरअसल सोचता क्या है। तो आज इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल भी होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। नेताओं से तो वो भी सुना आपने जिसे सुनने की उम्मीद नहीं की थी, वो भी देखा जिसका यकीन नहीं कर पाए आप। लेकिन मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की सबसे दिलचस्प चुनाव में आज वोटर का दिन था। तो उसे सुनिए जो 5 साल में एक बार ही बोलता है, लेकिन इस बार तो 2 साल बाद ही मौका आ गया। 28 सीटों के उपचुनाव में जब मुद्दे डिरेल हो रहे हैं, तब केवल वोट से वोटर ने अपनी ताकत नहीं दिखाई, खुलकर नाराजगी भी जताई, सवाल भी किए। पोहरी विधानसभा सीट के इन दादा को सुनिए, नाराज हैं। फिर देखिए शिवपुरी की पोहरी सीट पर ही बीजेपी उम्मीदवार सुरेश धाकड़ से वोटर के सवाल। बुरहानपुर की नेपा नगर और खंडवा की मानधाता सीट पर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है वोटर ने। पानी और सड़क की मांग को लेकर सिंधखेर गांव के बूथ पर पड़े केवल 8 वोट। मतदान इसलिए नहीं कर रहे भैया, तीनों तरफ से पानी बराबर निकलने में कोई जगह नहीं है। मोड़ी पढ़ाई हो नहीं रही और जहाँ में कोई सुनवाई नहीं हो रही। गवर्नमेंट कोई सुन नहीं रही हमारी। 4-5 साल से भोपाल जा रहे, 50-50 आदमी भर के पहुँच गए, नरेंद्र सिंह के पास पहुँच गए, शिवराज सिंह के पास पहुँच गए, सिंधिया के पास पहुँच गए। अब बच्चों को, अब तो बच्चे तो हमारे प्राण है, ये प्राण ने गवर्नमेंट ले लिए, फंदों कटे और वोट खाऊ को नहीं डाल। क्या बिहार के साथ हो रहे चुनाव का असर कहें इसे? वैसे ग्वालियर चंबल के चुनाव की ये रंगत हमेशा होती है। मुरैना की सुमावली, भिंड की मेहगांव सीट पर वोटिंग के दौरान गोलियां भी चल गईं, वोटर से मारपीट भी हुई। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें भी आईं। फर्जी मतदान रोकने पर फायरिंग, सुमावली के पोलिंग बूथ पर हवाई फायर भी हुए। और अब जनता के भरोसे पर जीत का ये दम देखिए जरा। जनता अपना जो फैसला ईवीएम में कैद कर चुकी है, उसके लिए अलग अलग दावे। जनता का आशीर्वाद, कमल के फूल, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में ये सरकार पर रहेगी और पूरे मजबूती के साथ हम विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे जनता की सेवा के लिए। सिंधिया जी ब्लेम करेंगे बीजेपी को कि उन्होंने उनको हरवा दिया
और बीजेपी कहेगी सिंधिया जी के कारण मार गए। ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, 11 को आप चलाइएगा। कांग्रेस तो जो सोच रही है उसके बारे में इतनी कहूंगा, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ताकत से बनी रहेगी। मध्य प्रदेश की राजनीति को नया रुख देने वाले इन चुनाव में वोटर ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। आगर, सुवासरा, ब्यावरा, बदनावर, सांवेर, हाटपिपलिया सीट पर 80% तक पहुंचता मतदान और ग्वालियर पूर्व जैसी सीटें जहां मतदान 50% तक भी नहीं पहुंच पाया। क्या वोटर तटस्थ है? क्या ये गुस्सा है वोटर का या ये उम्मीद का वोट है? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखा आपने, और जहां हम खड़े मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये तस्वीरें, ये एक साल में इतनी बार मौजू होगी ये उम्मीद यहां किसी को नहीं थी। और आप लगातार देख रहे होंगे कि हर बार ये तस्वीरें मौजू हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना। हम एक बार चलेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र के पास, उनके साथ हैं मंत्री इमरती देवी। उनका भी जो भविष्य है वो आज दांव पर लगा हुआ है। डबरा से वो प्रत्याशी हैं, बहुत चर्चा में भी रही हैं। जितेंद्र, यदि इमरती जी सुन पा रही हो, सीधे कनेक्ट हो, तो मैं ये जरूर उनसे पूछना चाहूंगा कि इस बार सबसे ज्यादा चुनाव में यदि चर्चा किसी की रही तो इमरती जी की रही। वहां भी वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक है, क्या उम्मीद है उनको? इमरती जी सुन पा रही हूं आप? तो मैं समझना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा चर्चा आपकी ही रही, आपके खिलाफ जो बयान हुआ, फिर आपका जो जवाब हुआ। मैं कह रहा हूं वहां वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा। क्या उम्मीद है आपको डबरा की जनता से? डबरा की जनता ने बहुत अच्छा वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा हर विधानसभा में 28 की 28 विधानसभा में अच्छा वोटिंग हुई है। हेलो, एकाध दो बार आपने कहा मीडिया के सामने भी अपने लोगों से बात करते, सुन रहा हूं इमरती जी, मैं कह रहा हूं एकाध दो बार आपने कहा मीडिया से बात करते हुए अपने समर्थकों के सामने भी कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगी। महाराज साहब ने बोल दिया, तो हम ये माने कि हम भावी उप मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, इमरती देवी से बात कर रहे हैं, डबरा विधायक से बात कर रहे हैं। ऐसे सपने तो मैं कभी देखती नहीं ना देखे हैं, लेकिन अगर बातचीत करने में अगर किसी ने ये कह दिया कि किस्मत पता नहीं कहां से कहां ले जाए किसको, तो अगर हल्के सी का उन्हें रिकॉर्ड कर ली तो ये तो तुम्हें चलाने के तुम्हारे काम है, सो चला देते हो। लेकिन मैं डबरा की विधायक रहूंगी और मेरी जनता ने मुझे विधायक चुना है और मैं ना डिप्टी सीएम की दौड़ में हूँ ना मंत्री की दौड़ में हूँ। मैं दौड़ में हूँ तो डबरा विधानसभा के विकास की दौड़ में हूँ और अपने जनता के जो विकास होना है उसकी दौड़ में मैं हूँ। और मुझे ना मंत्री पद से लालच है और ना मुझे डिप्टी सीएम से लालच है। इमरती जी, आपने कहा कि डबरा की जनता ने बहुत ज्यादा वोट दिए होंगे, आपको बहुत पसंद करके वोट दिया होगा, आपके काम से खुश होकर वोट दिया होगा। तो ये जो एक बयान था जो कमलनाथ जी ने कहा आप आइटम वाला, आपको लगता है ये भी आपके पक्ष में गया होगा वोटर की नजर में? नहीं, उसकी बयानबाजी पे मेरी महिलाओं ने मुझे वोट दिया है और मेरे युवाओं ने भी मुझे वोट दिया है। और आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा, कमलनाथ जी को पता चल जाएगा उनकी खुद की भाषा का कि मैंने डबरा में जाके क्या भाषा बोली। और मेरी जनता तो मुझे पहले से ही पसंद करती है और मैं जनता की पसंद के काम करती हूँ। मैं जनता के विकास की लड़ाई लड़ती हूँ और बस मैं विकास कराना चाहती हूँ जनता का। बस मेरा तो विकास हो जाए, मैं तो इसी में खुश हूँ। ठीक है इमरती, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने वक्त निकाला न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो का रुख करते हैं, एक बार मनीष दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं, जो मेहमान हैं उनका परिचय करा दूं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस को जुड़ना था, लेकिन चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लिहाजा अधिकतर लोग जो है वो आदतन वहीं पर है पीसीसी में, और संभव है कि वो जुड़ जाएंगे। तब तक यहां बातचीत की शुरुआत करते हैं, मनीष जी का ही रुख करते हैं। सबसे पहले मनीष जी, ये जो वोटिंग का ट्रेंड देख रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं?
देखिए, अमूमन प्रवीण जी ये माना जाता है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है तो ये सत्ता पक्ष के खिलाफ होता है। मगर अगर अपन इन चुनाव की बात करें, उपचुनाव नहीं है, मैं तो इनको बार बार चुनाव ही बोलता हूँ, इन चुनाव में जो अभी वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं बढ़ा जितना लोगों को लग रहा है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव जो 28 जहाँ पर अभी चुनाव हो रहे हैं, उन विधानसभा चुनाव के अगर हम आंकड़े देखें और उनका एवरेज निकालें प्रवीण जी, तो वो 72.9 आता है। इसका मतलब कि लगभग 73% वोटिंग पिछले चुनाव में भी पड़ी थी इन विधानसभा क्षेत्रों में। मगर एक चीज़ और है, जो ट्रेंड है वो ये कहता है कि कभी भी जब बाई इलेक्शन होते हैं मेजर इलेक्शन के बाद, तो वोटिंग परसेंटेज डाउन जाता है। मगर इस चुनाव में जो आश्चर्य की बात है वो ये है कि जो पुराना परसेंटेज था हायर साइड का, वो मेंटेन हुआ है और कई जगह उससे ऊपर भी गया है। और जनरल, जैसा मैंने पहले बोला कि अमूमन ये एक धारणा बनी हुई है कि वोटिंग परसेंटेज अगर ज़्यादा हुआ तो रूलिंग पार्टी को नुकसान होता है। मगर एक चीज़ और ऐड करूंगा प्रवीण जी, क्योंकि आपने बहुत मगर लगा दिया। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है कि ये चुनाव बहुत लोगों की साख, नाक और इज्जत का है। और शिवराज जी की सरकार दांव पर लगी है, सिंधिया जी की साख दांव पर लगी है, कमलनाथ जी का अनुभव दांव पर लगा है। और आप ये मान के चलिए कि संगठन के मामले में मैं कई बार बोलता हूँ कि बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज पार्टी है। तो बीजेपी एक इसमें जो चीज़, क्योंकि अपन को तो आंकड़ा दिख रहा है, अब ये जो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है ये उनका वोट है जिनको इससे नाराजगी है कि हमारे वोट का सौदा हुआ है, या ये बीजेपी के मैनेजमेंट का वोट है कि उन्होंने घर घर से जाके लोगों को निकाला है। बताइए रजनीश जी, बताइए ये कौन सा वोट है? और दूसरा जो मनीष जी का आकलन है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि जब बल्क में पड़ता है वोट तो एंटी स्टेब्लिशमेंट ही होता है बहुधा। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये फार्मूला नहीं है। ये कई बार इस प्रकार का सिद्ध होता है, कई बार नहीं होता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी देख लें, लोकसभा में भी देख लें, उठा के देखें। देखिए, 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए, 27 में कांग्रेस थी, 1 में भाजपा थी। हमारे पास में जो कुछ था पाने के लिए था और ये हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। इसलिए बूथ मैनेजमेंट पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया, बाकी सभाएं कैंपेन खड़ी की ही। और हमारा आखिरी के दिनों में जोर इस पर था कि हमारा जो शुभचिंतक वर्ग है, जो हमारा प्रतिबद्ध वोटर है, कमिटेड वोटर है, वो वोट करने घर से निकले। और इसमें टैक्टिकल जिसे वोटिंग कहा जाए, इसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। और हम इसी कारण बड़ी सफलता का किसी भी तौर पर आप देख लें, चाहे किसी भी क्षेत्र के हिसाब से देख लें, क्योंकि मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड सब तरफ चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी तादाद में जीत कर आ रही है। 28 में से बड़ा किसको मानते हो आप? बड़ी सफलता के मीनिंग क्या है, क्या फिगर आउट करोगे आप? हम तो 28 में जीतने का प्रयास किए हैं, बाकी 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है, कांग्रेस सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में नहीं आ पाएगी। अच्छा, ये दावा इसलिए भी सारे लोगों को देखना चाहिए क्योंकि हम 10 तारीख को फिर यहीं बैठेंगे न्यूज रूम में, और रजनीश जी हमारे साथ कई बार सरकार बनते गिरते के दौर में बैठे जरूर हैं और हम बिल्कुल बैठा लेंगे उन्हें। तो ये दावा जरूर हम देखेंगे कि क्या होता है, कितना असर करता है। हम ग्वालियर एक बार रुक कर लेते हैं। कांग्रेस का चूंकि पक्ष अभी तक हम ठीक से लेके आ नहीं पाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कमलनाथ जो है पीसीसी चीफ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही। ग्वालियर में हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव के साथ सतीश शिकरवार, जो कि खुद भी एक प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, वो मौजूद हैं। शरद, मैं चाहता हूं कि उनसे एक बार पूछें कि ग्वालियर को लेकर, अगर वो हमारे साथ सीधे कनेक्ट नहीं है तो, कि ग्वालियर में वोटिंग का जो परसेंटेज है वो इस तरह से क्यों कम सा आया, खासतौर पर लोकल ग्वालियर की बात करें तो? ग्वालियर लोकल में मतदान का प्रतिशत पिछली बार भी 52-53% था, इस बार और कम आया है। लगभग 10% का डिफरेंस है पिछली बार की तुलना में, 2018 की तुलना में। और इस बार कुछ इलाकों में कोरोना के कारण और कुछ इनने जो लोकतंत्र के साथ जो किया है, ऐसे लोगों ने जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है और गद्दारी करने का काम किया है, इस कारण मतदाताओं में बेरुखी भी का असर रहा है। लेकिन सतीश जी, एक बात यह भी है कि बहुत सारे आरोप आप लोगों ने लगाए, वहां से हेमंत कटारे ने भी आरोप लगाया कि बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो गई, पुलिस साथ में थी, बूथ कैप्चरिंग जमकर हुई। बीजेपी कहती है कि आप लोग अभी से आड़ लेने लगे हार की,
कारण जो है वो तलाशने लगे। वो तो 10 तारीख को परिणाम आएंगे तब पता लगेगा कौन हारता है कौन जीतता है, और निश्चित रूप से सबकी सब सीटों पे कांग्रेस पार्टी विजयश्री होगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है सतीश जी, बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। मनीष जी का एक बार रुक कर लेते हैं, बहुत धन्यवाद आपका। मनीष जी, ये जो अभी से कई जगह से खबरें आई, कुछ जगह हुई वाकई गोलीबारी, हमने वीडियो भी दिखाए, बहुत जगह ग्वालियर चंबल में अक्सर होता है, अटेर बाई इलेक्शन में भी आपने देखा होगा जब हेमंत कटारे लड़ रहे थे, तो ये संभव है मैनिपुलेशन जो आरोप कांग्रेस लगा रही? देखिए, मैनिपुलेशन संभव है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, मगर ये है कि जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं उसके लिए मुझे ये ज़रूर समझ में आता है कि जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं अपन, उसमें ये होता है कि अगर जहाँ चुनाव होते हैं तो वहाँ पर शस्त्र और अस्त्र सब कलेक्टर साहब रखवा लेते हैं। अब यहाँ पर ये खुले में क्यों घूम रहे थे या छुपा के घूम रहे थे तो भी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, और अगर किसी को परमिट किया था तो ये तो घोर फेलियर है। तो मुझे क्योंकि अच्छा एक ये भी आप देखिए कि वो जो एरिया है चंबल के पानी का जो उबाल है वो एक अलग उबाल है। हम वीडी शर्मा जी को भी देखते हैं कि वो किस एग्रेशन से बात करते हैं, और जितने वहाँ पर हर इलेक्शन में अमूमन जो मध्य प्रदेश में एक जो पॉकेट है जिसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें चंबल का नाम हमेशा आता है। इस बार क्योंकि जैसा मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि ये बाई इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन है, और इतनी चीज़ें स्टेक पर लगी हुई हैं कि हर आदमी कोई भी लूजर नहीं होना चाह रहा। मगर एक चीज़ बड़ी क्लियर है, मैं बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ, वो इस चुनाव में का परिणाम कुछ भी हो, इस चुनाव का जो सबसे बड़ा जिसको घाटा होगा या जिसको सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी होंगे। ये एक तरह की भविष्यवाणी जो है, या आकलन, भविष्यवाणी आमतौर पर गलत शब्द होगा, आकलन जो है मनीष जी का अभी कितना सही होगा ये हम पता करेंगे 10 तारीख को। लेकिन हमारे साथ तीसरे मेहमान जुड़ गए, भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता भी हैं। भूपेंद्र जी, ये जो मतदान हुआ, ये जो फिगर अभी तक आया है, अभी कंप्लीट नहीं आया क्योंकि कुछ जगह से फाइनल डेटा आना बाकी है, ये आपके पक्ष में है या विपक्ष में है? निश्चित रूप से पक्ष में है, और आक्रोश से जनता बाहर निकली है। जो प्रशासन से लेके सभी लोगों को जो ये सोच था कि कोरोना के कारण बहुत कम लोग निकलेंगे और जो है मतदान प्रतिशत प्रभावित होगा, वो प्रभावित नहीं हुआ और लोग खुलकर सामने आए हैं। और जिस तरह की जो हथकंडे पूरे प्रदेश ने खुद ही विटनेस किए हैं, आपके कैमरों ने भी देखे हैं, वो हताशा जो है सरकार की, और जो लोकतंत्र की चौखट पर जो हत्या की गई थी एक अधिकार की, जन अधिकार की, उसके क्या निकलने वाले हैं परिणाम, ये सबके सामने है। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े लोकतंत्र की दुहाइयाँ ये पार्टी देती थी और बेशर्मी से कह रही थी कि हमारे जो है सम्मान की और स्वाभिमान की रक्षा, और अब तो एक यहाँ तक हो गया कि हमारे ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। और उनके परिवार के किसी सदस्य ने वोट नहीं डाला, अकेले सिंधिया जी ने वोट डाली और दिल्ली खिसक गए। और ये लोग बड़ी कहानियाँ करते थे कि देखना कमलनाथ जी तुरंत जो है दिल्ली की टिकट कटा लेंगे, तो दिल्ली की टिकट कटा के कौन गया है? ये सारी चीज़ें जनता के सामने हैं, और ये उस परिणाम की ओर संकेत कर रही हैं। जिस हताशा का ये प्रदर्शन हुआ है उसके सामने आने वाले परिणाम जो है आपको आज ही स्पष्ट दिख रहे हैं। अब इस 7 दिन में क्या क्या और हथकंडे करेंगे वो जनता के सामने आएंगे। बहुत हथकंडे कर रहे हो हताशा के कारण आप लोग, और ये कह रहे हैं भूपेंद्र जी के जो कुछ भी हुआ, जो तस्वीरें आई, उस सब के पीछे आप हो। देखिए, चुनाव हो गया, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवा दिया, आपको जो आपत्तियां आपने लगा दी, आपको जो तमाम प्रकार के आरोप लगाने थे वो भी आपने मढ़ दिए। अब ईवीएम पर भी तो ठीकरा फोड़ना शुरू हो गया। दिग्विजय सिंह जी ने लिंक शेयर करके और अपने विचार व्यक्त कर दिए ईवीएम के बारे में। आज दिन भर से ईवीएम का रोना रोया जा रहा है। इसका मतलब समझ में आ जाता है, मशीनरी पर जब आरोप मढ़ना शुरू हो जाए, समझ लो कांग्रेस का फट्टा साफ होना शुरू हो गया। और ये हमने मशीनरी पे भी तो आरोप लगे। हेमंत कटारे ने कहा कि आपकी बहुत सारे पुलिस वाले मिल के ईवीएम लुटवा रहे थे, और ऐसे ही अभी आप देखे सतीश सिकरवार जुड़े हुए थे, उन्होंने भी यही कहा। तो हारने वाले मैंने पहले से ही कहा है, और आज से नहीं, मैं तो 8 दिन पहले से बतौर प्रवक्ता भाजपा कह रहा हूं कि ये मशीनरी पर आरोप मढ़ना शुरू कर देंगे। इनकी फितरत रही है। ईवीएम का तो अभी कोई दोष नहीं है। आप ठीक है मशीनरी के ऊपर 4 आरोप मढ़ दोगे, वो तो बेचारी निर्जीव मशीन है, उसका तो कोई दोष नहीं है, लेकिन उस पर भी दोष मढ़ना शुरू कर दिया।
तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि हालात क्या है। सिंधिया जी वाली बात, बस आई रहूं, सिंधिया जी वाली बात जो उन्होंने कही कि आप तो कहते थे कि उड़ जाएंगे कमलनाथ, उड़ गए सिंधिया जी। सिंधिया जी राज्यसभा के सांसद हैं और आने वाले समय में ईश्वर ने चाहा तो नई भूमिका में भी वो होंगे, लेकिन कमलनाथ जी पीसीसी अध्यक्ष भी नहीं होंगे, कांग्रेस का नया नेता प्रतिपक्ष बनेगा और वो मध्य प्रदेश की राजनीति से विदा ले लेंगे। और ये अपन चर्चा कर लेंगे, इस पर चर्चा कर ले, रख लेना आप किसी दिन। दरअसल पहले पुराने दौर में गांव में चौपाल होती थी, पेड़ के नीचे बैठ के आकलन चलते थे, और वैसे ही यहां भी आप देख रहे हो लगातार मनीष जी का भी एक आकलन रजनीश अग्रवाल का, आपका भी कोई आकलन आप बताइए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि ना पीसीसी चीफ होंगे ना यहां एमपी में रहेंगे? अभी एक आकलन तो मैंने आपको बता ही दिया कि फुर्र हो गए भैया। दूसरा आकलन भी अभी जो है जल्दी सामने आ जाएगा। तीसरी चीज़ मैं आपसे कहूं कि जो बेईमानों का कोई ज़मीर नहीं होता और इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं जिन बातों में केवल जो है एक विद्वेष की भावना रहती है। अगर मान लीजिए हमने ईवीएम की शिकायत की, ईवीएम से तो बिल्कुल निर्जीव है, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, लेकिन उसके जो हाथ में पकड़ने वाला सजीव आदमी है और वो उसको पकड़ के लेके भाग रहा था और गिरफ्तार हुआ है, तो ये भी इन्हें दिखाई पड़ता होगा। अगर इतने भी अंधे हैं और भारतीय जनता पार्टी में अगर सारे ही जो है कौरवों के पिताजी हैं, तो पांडु जी का तो अपन कुछ कर नहीं सकते। जो पुरुषोत्तम जी जो है पुलिस के आदमी हैं, वो 2 मशीनें लेते हुए पकड़े गए और उन्होंने फिर वो वापस जमा करी मशीनें, ये तो रिकॉर्ड में हैं चीज़ें। अब इसको भी जो है किस्से कहानी करके जो है, और वो जो इनकी आदतें हैं जुमले कसने की और अनुप्रास अलंकार में बात करने की, और जो मतलब कहना चाहिए उसमें विवेकहीनता ज़्यादा रहती है, ये सारी बातें ये करेंगे। लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड हैं चीज़ें, अगर हमने गलत शिकायतें की, एक्शन क्यों हुए? अगर हमें बहुत नाच रहे थे, भैया खुद ही नच रहे थे कि साहब जो है कमलनाथ कमलनाथ कमलनाथ। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया, हवा बंद, आवाज नहीं निकल रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने आवाज क्या, सुप्रीम कोर्ट जल्दी उत्तर पर मनीष जी के पास जाएंगे, बिल्कुल सरक गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्दोष साबित कर दिया कमलनाथ जी को? अरे 4 बेंच बिल्कुल ये स्टे दिया है ईसीआई के उस आदेश को, सुनवाई में केवल उतना, और 1 लाइन में केवल उस आदेश को रोक दिया। क्या वो इंटाइटल है? बिल्कुल। और दूसरी बात, 4 बेंच की सजा होगी कि 2 बेंच की होगी? बेंच पे खड़ा करेंगे, क्लास से बाहर करेंगे, लेकिन सजा तो होगी। ये सजा के मारे में अलग अलग मामला हो सकता है। एक बार मनीष जी का आप एक बहुत देर से मनीष जी के पास गए नहीं। मनीष जी, ये जो ज्यादा वोटिंग कुछ जगह बहुत कम, जैसे एक बार फिर से जल्दी से उसी मसले पे आ जाते हैं कि भाई जो आप देख रहे हैं इसकी 83.20, ये बदनावर वाला, बदनावर पिछले बार भी 85% के आसपास था। बहुत जगह जो बढ़ रहा है ये जैसे आपने कहा, तो ये वाकई क्या है, इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट है या फिर ये दोनों सफल हुए, जो दोनों मेहमान हैं इनकी पार्टियां के अपने अपने लोगों को खींच के लाने में? देखिए, अभी क्योंकि नतीजे आए नहीं है प्रवीण जी, तो दोनों के दावे अपन सही मान सकते हैं कि एक चीज़ जरूर इस चुनाव में हुई है कि इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे आए, बहुत सारे मुद्दे चले गए, मगर ये एक जो कांग्रेस की सफलता जिसको मैं बोलूँगा, वो केवल ये रही कि वो गद्दार बिकाऊ टिकाऊ का वो जो इशू था या जो मुद्दा था, वो पूरे 28 के 28 विधानसभा में चला, खासकर ग्वालियर चंबल में बहुत ज़्यादा चला, बुंदेलखंड में भी चला हमारे। तो ये जो एक पूरा चुनाव इस पे मुड़ गया, और ये भी है कि 3 दिन 4 दिन पहले तक लोग उसको थोड़ा भूल गए थे, मगर वो राहुल लोधी जी ने फिर जब परिक्रमा करके इधर आ गए, तो वो फिर से वो लोगों के जहन में वो बात आ गई कि यार ये तो हमारे वोट के साथ चला हुआ है, ये लोकतंत्र के साथ ठीक नहीं हुआ है। अब ये जरूर है, उनको सेवा करनी है, अब वो अगर उनकी सेवा से जनता पसंद हो रही होगी तो जरूर उनको वोट करेगी। तो माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है, लेकिन यहां भी दावे हैं, बाहर भी दावे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखेंगे दावे भी होंगे, अनुमान भी होंगे, लेकिन ये किस करवट बैठेगा ऊंट, ये 10 तारीख को पता लगेगा। क्या मनीष जी की बात जो वो कह रहे हैं कि ये सही है कि वोटर के दिमाग में कांग्रेस ये इत्मीनान करा पाई कि बिकाऊ वो टिकाऊ का मुद्दा जो है वो काम कर जाएगा? सब कुछ नजर रखी रहेंगे हम। न्यूज़ 18 आपको लगातार पल पल की अपडेट देता रहेगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।